everyone. I'm Pinky Sivas. Today I'm here to explain chapter number 11 according to the older books. Name of the chapter is The Making of National Movement 1947, and this is the second part of this chapter. I'm going to start from page number 149. Khilafat agitation and non-cooperation movement. This is the most important part of this chapter, non-cooperation movement, as you will get the same in your 10th standard also. So let's start. खिलाफत मूवमेंट क्या था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? Khilafat issue was one such issue. In 1920, the British opposed the harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa. People were furious about this. ये जो खिलाफत इशू था, ये एक ऐसा इशू था जिससे महात्मा गांधी जो थे वो हिंदू और मुस्लिम लोगों को एक साथ मिला सकते थे. अब ब्रिटिश लोगों ने मींस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो तुर्की का सुल्तान था उसको खलीफा कहा जाता था. ही वाज सपोज टू बी द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ऑल मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड. जितने भी पूरी दुनिया के मुस्लिम थे उनका वो स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था. और उसके ऊपर क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो हारा था तो उसके ऊपर एक बहुत ही हार्श ट्रीटी, एक संधि थोप दी गई थी, जिसकी वजह से जितने भी मुस्लिम थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे. और दूसरी तरफ से लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे. और इंडियन मुस्लिम जो थे दे वर कीन टू दैट खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस इन द ईस्टर्न वाइल ऑटोमन एम्पायर. और सारे जो मुस्लिम थे वो ये भी चाहते थे कि जो खलीफा है उसको उसकी शक्तियाँ वापस लौटा दी जाएँ. जितने भी मुस्लिम पवित्र स्थान हैं और जो ऑटोमन एम्पायर है उसके ऊपर जो उसका कंट्रोल था उसको लौटा दिया जाए. भारत के में कुछ ऐसे लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के, जो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे. इन्होंने इनिशिएट किया कि एक फुल फ्लेज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाए. गांधी जी ने इन दोनों को सपोर्ट किया और कांग्रेस की कैंपेन अगेंस्ट पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी चीज़ें हुई थी, गलत हुआ था, और जो खलीफा के साथ जो भी गलत हुआ था, इस बात के खिलाफ और भारत में स्वराज की डिमांड के लिए गांधी जी ने इन दोनों भाइयों का साथ दिया और एक फुल फ्लैश नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 1921 और 1922 के समय में हुआ. इसमें क्या क्या चीज़ गतिविधियां हुई कि बड़ी मात्रा में, जो हज़ारों की मात्रा में जो स्टूडेंट थे उन्होंने गवर्नमेंट सरकार के द्वारा चलाए हुए स्कूलों को, कॉलेजेस को छोड़ दिया. बहुत सारे जो लॉयर्स थे, मोतीलाल नेहरू है, C.R. दास है, C. गोपालाचारी है, आसफ अली, इन सारे लोगों ने अपनी प्रैक्टिसेस, मतलब ये जो सारे जो लॉयर थे इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया. ब्रिटिश टाइटल्स जो थे वो सरेंडर वापस लौटा दिए गए. और लेजिस्लेचर जो थी, जो भी विधायिकाएँ बनाई गई थी, जो भी लॉ मेकिंग बॉडीज़ बनाई गई थी अलग अलग प्रोविंसेस में, उनको बॉयकॉट कर दिया गया. पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर, एक बड़ी मात्रा में बॉनफायर्स अरेंज की गई जहाँ पर जो फॉरेन क्लोथ थे उनकी होली जलाएगी, विदेशी चीज़ों की होली जलाएगी, उनको जला दिया गया. बाहर विदेशों से आने वाला जो कपड़ा हुआ करता था वो ड्रास्टिकली बहुत ही ज़्यादा कम हो गया 1920 से 1922 के बीच में. बट ऑल दिस वॉज मेयरली टिप ऑफ द आइसबर्ग. लेकिन ये सिर्फ मतलब ये बहुत ही छोटी चीज़ थी, इतनी बड़ी जो चीज़ें हो रही थी उसके सामने. लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिंक ऑफ फॉर्मिडेबल रिवोल्ट. और पूरा जो देश के अंदर एक ऐसा रिवोल्ट जो था उसकी शुरुआत, उसकी चिंगारी जो थी वो भड़क चुकी थी. पीपल्स इनिशिएटिव, लोगों ने क्या किया इस मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे केसेस में पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली. मींस लोगों ने जो ब्रिटिश रूल था उसको नॉन वायलेंटली तरीके से उसको रेजिस्ट किया. अलग अलग जो कास्ट क्लास के जो लोग थे, ग्रुप थे, इंटरप्रेटिंग गांधी जी कॉल, उन्होंने गांधी जी की ये जो कॉल थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, इसको अपने अलग अलग तरीके से अपने ऑन मैनर में लिया और अपने अलग अलग तरीक़ों से प्रोटेस्ट किया. देयर वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज़, जो ऐसे तरीके जो गांधी जी के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग नहीं थे. इन आइदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट टू लोकल ग्रीवेंसेस. लोगों ने ये जो स्वदेशी मूवमेंट की लड़ाई थी, जो आज़ादी की लड़ाई थी, सभी लोगों ने इसको अपने हिसाब से लिया. मीन्स कह सकते हैं कि किसान जो थे उनके क्या दुख थे, वो लैंडलॉर्ड से ज़्यादा परेशान थे या फिर बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू से वो परेशान थे, तो
उनको ऐसा लगता था कि हम गांधी जी का इस मूवमेंट में साथ देंगे तो हमको हमारी ज़मीनें लौटा दी जाएंगी, हमारे टैक्सेस बंद हो जाएंगे। जिसकी जो भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने इस मूवमेंट में साथ देने का मकसद ये सोचा कि उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। खेड़ा में गुजरात में जो पाटीदार किसान थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया नॉन वायलेंट कैंपेन्स, जो भी किस बात के खिलाफ, जो भी हाई लैंड रेवेन्यू उनके ऊपर ब्रिटिश लोगों ने थोप रखा था उसके खिलाफ। जो कोस्टल आंध्रा था और जो इंटीरियर तमिलनाडु के पार्ट्स थे, वहाँ पर ब्रिटिश जो स्पेशली जो लिकर शॉप्स थी, शराब की दुकानें जो थी, उनको पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है लोगों जो हैं उस बिल्डिंग या उस शॉप के जो एंट्री पॉइंट है उनको बंद कर देना, वहाँ पर बैठकर प्रोटेस्ट करना। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल लोग थे, जो गरीब किसान थे, उन्होंने एक बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। सम टाइम सेंडिंग, कई बार वो लोग क्या करते थे कि जंगलों में अपने मवेशियों को, अपने कैटल को भेज देते थे बिना ग्रेजिंग टैक्स अदा किए। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज, ये जो लोग थे फॉरेस्ट वेलर जो थे, ये क्यों विरोध कर रहे थे? बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन वेरियस वे, क्योंकि इन लोगों को जंगलों के अंदर जाने से मना कर दिया गया था। इनको जंगलों के अंदर नहीं जाने, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। गांधी जी ऐसा मानते थे कि दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस। उनको ऐसा लगता था कि गांधी जी जो हैं वो उनके टैक्सेस को ख़त्म करवा देंगे, रिड्यूस करवा देंगे, और जो भी फॉरेस्ट रेगुलेशंस थी उनको बंद करवा देंगे। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस, बहुत सारे ऐसे गांव थे जो जंगलों से जुड़े हुए थे। किसानों ने ये दावा किया कि स्वराज का मतलब है गांधी राज, कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद गांधी जी का रूल आएगा। इन सिंध जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर जो मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम व्यापारी थे, जो पीजेंट थे, वो बहुत ज़्यादा जोश में थे खिलाफत कॉल को लेकर कि गांधी जी का साथ देना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। In Punjab, Akali agitation and Sikh sought to remove corrupt महंत्स supported by British from their गुरुद्वारास। पंजाब में जो अकाली एजिटेशन था, वहाँ पर क्या था कि गुरुद्वारों में बहुत सारे ऐसे महंत थे जो ब्रिटिशर सपोर्ट से वहाँ पर बैठा करते थे, उनको होल्ड किया करते थे। उनको ऐसा लगता था कि हम इनको हटा देंगे। ये जो मूवमेंट था ये बहुत ज़्यादा जुड़ गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। आसाम के अंदर जो चाय के बागानों में काम करने वाले जो लेबरर्स थे, उन्होंने गांधी जी को गांधी जी महाराज कहा, गांधी जी महाराज की जय, इस तरीके के नारे लगाए। वो जो बागानों में, चाय के बागानों में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उन्होंने डिमांड किया कि उनके वेजेस को बढ़ा दिया जाए, और उन्होंने फिर जितने भी ब्रिटिश लोगों के प्लांटेशन थे उनको छोड़ दिया और डिक्लेयर किया कि वो गांधी जी की विश को फॉलो करेंगे। उसके बाद इंटरेस्टिंगली इन आसामीज वैष्णव सॉन्ग द पीरियड द रेफरेंस टू कृष्णा वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय गांधी राजा। कई बार ऐसे भी कुछ गीत गाए गए जिनमें कृष्ण भगवान की जगह पर गांधी राजा का नाम जपा गया। यहाँ पर ये पिक्चर भी दी गई, इसमें आप देख सकते हो कि एक रथ है जिसको गांधी जी चला रहे हैं, और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो सारे इस रथ में उनके साथ बैठे हुए हैं और भारत माता को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रथ में बैठकर स्वराज मंदिर की तरफ जा रहे हैं ये। और द पीपल्स महात्मा, वी कैन सी फ्रॉम द अबव, यहाँ पर जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं इससे हमें लग रहा है कि जो गांधी जी थे, ही वॉज एज ए काइंड ऑफ मसीहा। लोगों के लिए वो एक मसीहा के तौर पर आ रहे थे कि जो लोगों को उनकी जो भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, गरीबी है, उनसे वो निकाल देंगे। गांधी जी विश टू बिल्ड ए क्लास यूनिटी, वो चाहते थे कि सारे जो लोग हैं वो एकजुट हो जाएं, और ये जो लड़ाई है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इसमें वो एक साथ में सामने आए। ज़मींदार है, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, वो ये मानते थे कि गांधी जी उनको उनकी ज़मीनें दिलवा देंगे। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट। फॉर इंस्टेंस, एट द एंड ऑफ पावरफुल मूवमेंट पीसेंट ऑफ प्रतापगढ़, द यूनाइटेड प्रोविंस मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, बट दे फेल्ट इट वॉज गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम। कई बार जो लोगों को जो भी अचीवमेंट मिली थी उसका सारा क्रेडिट वो गांधी जी को दे देते थे। जैसे कि यूपी में क्या हुआ था, प्रतापगढ़ में, वहाँ पर
लोग जो थे वहाँ पर ज़बरदस्ती जो किसान जो खेत जोतते थे उनको हटाया जाता था उनकी जगह से। तो जब ये चीज़ें रुक गई तो उनको ऐसा लगा कि गांधी जी ने उनकी इस डिमांड को पूरा किया है। और कई बार जो ट्राइबल्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो जो भी वो काम करते थे, वो अपने कामों को गांधी जी की इच्छाओं के साथ जोड़ देते थे। द हैपनिंग्स ऑफ 1922 एंड 29, उसके बाद 1922 से लेकर 1929 तक के बीच में जो भी चीज़ें हुई, जैसा हमने अभी देखा कि गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, लड़ाई हो, मारपीट हो, ऐसी चीज़ें नहीं चाहते थे। वो नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाना चाहते थे। एंड उन्होंने इस मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया 1922 में, फरवरी में। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि एक भीड़ जो थी, चौरा चौरी जो जगह है, वहाँ पर एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। बिहार में है अभी ये जगह। 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन द डे। और उस दिन लगभग 22 जो पुलिस वाले थे उनको ज़िंदा जला दिया गया। गांधी जी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। काफ़ी सारे लोग जो थे वो इस बात से नाराज़ भी हुए थे कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लिया। तो लेकिन ये जो तरीका था ये गांधी जी के तरीक़ों के ख़िलाफ़ था कि गांधी जी जो थे वो नहीं चाहते थे कि कहीं पर भी किसी भी तरीके की हिंसा हो या कोई भी तरीके की लड़ाई हो। तो गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से अब द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड, बिकॉज यहाँ पर जो पीजेंट थे उनको प्रोवोक किया गया था। इनको इसलिए प्रोवोक किया गया था, सॉरी, जो चौरी चौरा जो जगह है ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर जो 22 पुलिस वाले थे उनको मार दिया गया था। मारा इसलिए गया था क्योंकि किसानों को प्रोवोक किया गया था पुलिस ने। और फिर जो भीड़ जो थी वो शांतिपूर्ण तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो भीड़ ने जब पुलिस वालों ने उनको रोका तो इस भीड़ ने आग लगा दी पुलिस स्टेशन को। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that Congress must undertake constructive work in the rural areas. एक बार जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो ख़त्म हो गया तो गांधी जी के जो भी फॉलोवर्स थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो कांग्रेस है उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ अच्छे काम करने चाहिए, स्पेशली जो गांव देहात के इलाके हैं। जो दूसरे लीडर्स थे जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो पार्टी है should fight elections to the council and enter them in order to influence government policies. CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो पार्टी है उसको इलेक्शन लड़ने चाहिए ताकि वो काउंसिल के जो चुनाव हैं उसमें उनकी एंट्री मिल जाए और सरकार की पॉलिसीज़ को और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का मौका उनको मिले। थ्रो sincere social work in villages in mid 1920s, Gandhians were able to expand their support. क्योंकि बहुत सारे अच्छे काम कर रहे थे जो भी गांधीवादी लोग थे वो अपना सपोर्ट जुटा सकते थे। This proved to be very useful in launching. अब ये जो चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हुई जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया 1930 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद ये एक दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था गांधी जी का, CDM इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में चलाया गया था। दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी 1920 के दौरान कि फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, ये कम्युनिस्ट एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। ये जो पार्टीज़ थी हैव हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज़, इनके अलग आइडियाज़ थे कि किस तरीके से देश को बनाया जाना चाहिए। और ये जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे भगत सिंह थे, ही वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड, ये भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट गतिविधियाँ थी जो इस समय पर हो रही थी। द डेकेड क्लोज्ड विद Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru constituency. Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. ये जो 1930 का दशक था ये ख़त्म हुआ कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, की कांग्रेस जो थी अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रही थी।
जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में यहाँ पर एक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था 1929 में। और इन्होंने ऐसा सोचा था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपने देश के अंदर इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और सारे लोगों को इसके बारे में सचेत कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चला। इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, इनकलाब जिंदाबाद। ये यहाँ पर भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की फ़ोटो दी गई है और उसके साथ उनका जो स्लोगन उन्होंने उठाया था कि जो बहरे लोग होते हैं उनको आवाज़ सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है या आवाज़ को ऊंचा करने की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यहाँ पर इनके भगत सिंह के बारे में थोड़ा रेफरेंस दिया गया है, इसको प्लीज़ सभी बच्चे ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद द डांडी मार्च टू डांडी, पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन। गांधी जी ने ये कहा कि पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस अपने आप से तो आने वाला नहीं था, इसको लाया जाना था। 1930 में गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि ही वुड लीड ए मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, क्योंकि वो समय पर भारत के अंदर नमक के ऊपर भी ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्स लगाते थे। तो इस बात के खिलाफ गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन लिया कि वो अपने कुछ रेवोल्यूशनरी लोगों को लेकर वो इस सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक जो स्टेट है मतलब जो अंग्रेज़ों की सरकार है उसकी मोनोपोली है कि वही नमक को बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। महात्मा गांधी उनके कुछ नेशनलिस्ट लोगों के साथ लेकर इस अन्यायपूर्ण जो सिनफुल टैक्स था इसको तोड़ने के लिए वो चल पड़े और उनको ऐसा लगता था कि ये नमक जो है वो एक बेसिक चीज़ है जिसकी सबको ज़रूरत होती है और उसके ऊपर टैक्स लगाना ये सबसे ख़राब चीज़ है। तो इसलिए उन्होंने सॉल्ट मार्च को, जो सॉल्ट मार्च था इसको रिलेट किया एक जनरल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम के साथ और दस डिड नॉट डिवाइड द रिच। और इसमें क्योंकि ये जो सॉल्ट टैक्स था अगर इसको ख़त्म किया जाता था, ख़त्म किया जाए तो जो अमीर से अमीर गरीब से गरीब जो लोग थे वो भी इसको नमक का यूज़ करते थे, तो सारे लोग अपने आप को इसके साथ जोड़कर देख सकते थे। गांधी जी, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दांडी मार्च के बारे में कि गांधी जी और अपने फॉलोअर्स को 240 मील लंबी यात्रा के लिए साबरमती से लेकर जो कोस्टल टाउन है दांडी वहाँ तक इन्होंने पैदल मार्च किया और उन्होंने वहाँ पर जाकर जो समुद्र का जो पानी है उसको उबालकर नमक बनाया और यहाँ पर ये सिग्निफाई करता था कि उन्होंने, गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ा, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ जो कानून था उसको तोड़ा। एंड पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर, यहाँ पर बहुत सारे जो गरीब किसान थे, ट्राइबल लोग थे, इवन वीमेन, यहाँ पर बड़ी मात्रा में इन लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। एंड ए बिजनेस फेडरेशन पब्लिसाइज ए पैम्फलेट, इन्होंने जो बिजनेस फेडरेशन थी इन्होंने एक पर्चा निकाला जिसमें जो कि सॉल्ट इशू के ऊपर लिखा गया था। गवर्नमेंट ने इसको क्रश करने की कोशिश की, इसको दबाने की कोशिश की। उनके जो ब्रूट इलेक्शंस थे, जो भी पीसफुल सत्याग्रही जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती जेलों में बंद कर दिया गया, बड़ी मात्रा में हज़ारों की मात्रा में लोगों को ज़बरदस्ती जेलों में बंद कर दिया गया। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल बोर फ्रूट, ये जो सारे लोगों ने मिलकर इस स्ट्रगल को जारी किया था ये रंग लेकर आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, मतलब गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट जारी किया 1935 एक्ट जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स जैसे अभी हमारे अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं वैसा ही था ये भी कि जो भी अलग अलग प्रांत हैं उनको स्वायत्ता दी जाएगी, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो उस समय पर फिर उन्होंने इलेक्शन करवाए, गवर्नमेंट ने इलेक्शन अनाउंस किए 1937 में। और यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस जो थी वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी तो 11 प्रोविंसेस में थे, 7 प्रोविंस में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। अब 1939 में 2 साल हो गए थे कांग्रेस को अलग अलग राज्यों में रूल करते हुए, तो 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो शुरू हो गई। क्रिटिकल ऑफ द हिटलर, क्योंकि हिटलर के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट ब्रिटिश वॉर एफर्ट, तो ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट करने जा रही थी क्योंकि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये स्पेशली जो हिटलर की
पॉलिसीज़ थी, हिटलर की जो इम्पीरियल पावर्स को बढ़ाने की जो इच्छा थी उसकी वजह से हो रहा था। तो इसमें उसके जो ब्रिटिश जो इंग्लैंड था वो भी इसके हिटलर के खिलाफ लड़ रहा था। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर उनकी जो आर्मी थी ब्रिटिश लोगों की, उसको भी इस वॉर में जाना था। तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए भारतीय जो लोग थे वो अपनी आर्मी को भेजने जा रहे थे, लेकिन इसके बदले में भारत के लोग ये चाहते थे, जो स्पेशली जो कांग्रेस लीडर थे वो ये चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिल जाए इस लड़ाई के बाद। यदि हम हम भारतीय आपको सपोर्ट करते हैं तो इसके बदले में हम लोग आज़ादी चाहते हैं। ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। जब ब्रिटिशर्स ने इस मांग को मानने से मना कर दिया तो कांग्रेस की जो जितनी मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिजाइन कर दिया। Quit India later. Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of movement against British in the middle of the सेकेंड वर्ल्ड वॉर। महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो अपना एक नया फेज़ का मूवमेंट शुरू करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1939 से 1945 तक लड़ी गई थी। एंड द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम। उन्होंने ये बोल दिया कि ब्रिटिशर्स को अभी के अभी भारत को छोड़कर जाना ही होगा। टू द पीपल ही सेड, उन्होंने लोगों से एक नारा दिया, लोगों को कहा करो या मरो, डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट ब्रिटिश। उन्होंने कि या तो आप अंग्रेज़ों से लड़ाई करो या मरते रहो, या करो या मरो का उन्होंने नारा दिया। बट यू मस्ट, लेकिन आपको नॉन वायलेंट तरीके से ही लड़ना होगा। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल। गांधी जी को और उनके दूसरे बहुत सारे साथियों को जेल भेज दिया गया जैसे ये मूवमेंट फैला। स्पेशली जो किसान थे और जो युवा नेता थे उन्होंने अपनी स्टडीज़ को ज्वाइन करने से मना कर दिया। कम्युनिकेशन जो सिंबल्स थे उनको बंद करवा दिया गया। और जो भी इन मैनी एरियाज द पीपल सेटअप देयर ओन गवर्नमेंट, बहुत सारे जगहों पर लोगों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट सेटअप कर ली। पहला जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव था। 1943 तक आते आते लगभग 90,000 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, लगभग 1,000 लोगों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। बहुत सारे इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स। बहुत सारे एरिया में एयरप्लेन से लोगों जो भीड़ थी उनके ऊपर मशीन गन से फायर करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन ये जो इसकी इन सब की वजह से जहाँ अब लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स, पूरे देश के जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे, वो बिल्कुल भी अंग्रेज़ों के काबू में नहीं आ रहे थे। ब्रिटिश राज को इन्होंने अपने घुटनों पर झुका दिया था। टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। मीनवाइल इसी बीच 1940 में जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लोगों की पार्टी थी, इन्होंने एक नया रेजोल्यूशन पास किया डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम। इन्होंने डिमांड किया कि मुस्लिम लोगों को इंडिपेंडेंट स्टेट मिलना चाहिए। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो हमारा ईस्टर्न एरिया है हमारे देश का, वो रेजोल्यूशन डिड नॉट, वहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था पाकिस्तान का। वाई डिड द लीग, अब इन्होंने इस तरीके से ऐसी डिमांड क्यों की? फ्रॉम द लेट 1930s 1900, अब मुस्लिम लीग ने, अभी जो पाकिस्तान है वो इसी डिमांड की वजह से बना था। तो इन्होंने इस चीज़ की डिमांड क्यों की? 1930 के बाद ही जो लीग थी, जो मुस्लिम लीग थी, उनको ऐसा लगने लगा था कि मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग नेशन बनाया जाना चाहिए हिंदू लोगों से अलग। इन डेवलपिंग दिस नोशन दे हैव बीन इन्फ्लुएंस इन बाय द हिस्ट्री। उनको ऐसा लगता था कि जो भी टेंशन रही है हिंदू और मुस्लिम ग्रुप के बीच में 1920 से 1930 के बीच में, तो उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि ये एक हिंदुओं का देश है तो कभी भी जो मुस्लिम लोग हैं उनको, उनके कल्चर को या फिर उनको कभी भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो वो चाहते थे। एंड द प्रोविंशियल इलेक्शन, और जो भी प्रोविंशियल चुनाव हुए थे 1937 में, उसमें ऐसा देखा गया था कि जो लीग और मुस्लिम हैं दे वर माइनॉरिटी, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे इसलिए कभी भी उनका जो ऑटोनॉमी है वो उनको नहीं मिलेगी। इट फियर दैट, उनको ऐसा लगता था कि उनको मुस्लिम लोगों को दबा दिया जाएगा। और जो कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ लीग्स डिज़ायर फ्रॉम जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 ऑल्सो अनर्ड द लीग। और उनको ऐसा लगता था, जो कांग्रेस की जो रिजेक्शन थी, लीग ने ये भी डिज़ायर की थी कि वो एक जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बनाएंगे। मीन्स कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इस डिमांड को कांग्रेस ने ठुकरा दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई। कांग्रेस का जो फेलियर था कि मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम जनता को इकट्ठा करने का,
वो भी फेल हो गया। मीन्स जब भी गांधी जी ने इन लोगों को मतलब जिस तरीके से गांधी जी अपने मूवमेंट चलाते थे तो सारे लोगों को ही वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाते थे, सारे लोगों को अपील करते थे कि सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो मुस्लिम लोगों को ऐसा लगता था कि क्योंकि कांग्रेस जो है वो उसमें उसके अंदर भी बहुत सारे हिंदू लीडर्स हैं तो इनको कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। और 1930s allowed the league to widen its social support. It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leader, और 1940 में जो बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स थे जब वो जेल में थे तो जो लीग थी उसकी डिमांड को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल गया। एट द एंड ऑफ वॉर, जब 1945 में 1945 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटिश ने अपनी जो नेगोशिएशंस थी कांग्रेस के बीच में और लीग के बीच में उसको बुलावा, मतलब समझौता करवाने की कोशिश की कांग्रेस के और लीग के बीच में। तो एंड देमसेल्व्स फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो भारत की आज़ादी के रास्ते खुल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो भी बातचीत हुई वो फेल हो गई क्योंकि लीग सो इटसेल्फ एज ए सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियाज़ मुस्लिम। जो लीग थे वो अपने आप को ये इस तरीके से देख रहे थे कि जितने भी देश के मुस्लिम हैं उन सारे के जो स्पोक पर्सन हैं वो यही हैं, मुस्लिम लीग ही है। कांग्रेस जो थी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि बड़ी मात्रा में कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे मुस्लिम लोग अभी भी थे। इलेक्शन टू द प्रोविंस वर गेन हेल्ड 1946। द कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। 1946 में अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर चुनाव करवाए गए और इन चुनावों में कांग्रेस ने अच्छा काम किया जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, मीन्स जो सब लोगों का जो चुनावी क्षेत्र होता है उसमें। लेकिन जो लीग थी उसको काफ़ी लीग सक्सेस इन सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वर स्पेक्टेकुलर। लेकिन जो भी सीटें मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्व की गई थी उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिला। इट परसिस्टेड विद द डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब इन्होंने जो पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया। In March 1946, British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for free India. 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक 3 लोगों के मिशन को दिल्ली भेजा इस डिमांड को एग्जामिन करने के लिए और जो भी सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया जाए भारत की आज़ादी का, एक फ्री इंडिया का, उसको सजेस्ट करने के लिए। ये जो मिशन था इन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, कि भारत को यूनाइटेड एक साथ ही रहना चाहिए और कोई भी ज़रूरत नहीं है अलग से मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ को बनाने की। बट इट डिड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल एंड प्रपोजल। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो इस प्रपोजल के ऊपर राज़ी नहीं हुए। पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल। अब यहाँ पर जो देश का जो बंटवारा था वो उसको टाला नहीं जा सकता था। आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, ये जो कैबिनेट मिशन था इसके फेलियर के बाद जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने डिसाइड किया एक मास एजिटेशन का फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान। मतलब बहुत सारे लोगों का समर्थन इन्होंने जुटाया कि पाकिस्तान जो है उसकी डिमांड को पूरा किया जाना, पाकिस्तान की डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए। इन्होंने अनाउंस कर दिया 16 अगस्त 1946 के डे को एज डायरेक्ट एक्शन डे। ऑन दिस डे, इस दिन बहुत सारे जगह पर दंगे फसाद हुए कलकत्ता में, लास्टिंग सेवरल डेज, और कई लंबे समय तक ये जो यहाँ पर दंगे फसाद हो रहे थे ये लंबे समय तक चलते रहे जिसकी वजह से हज़ारों की मात्रा में जो लोग थे वो मारे गए। बाय मार्च 1947 वॉयलेंस स्प्रेड टू, और ये जो हिंसा थी देश के नॉर्दर्न पार्ट में और भी ज़्यादा फैल गई। मैनी 100,000, हज़ारों लाखों की संख्या में जो लोग थे वो मारे जा रहे थे। बड़ी मात्रा में जो औरतें थी उनको बहुत सारी ब्रूटैलिटीज़ का शिकार होना पड़ रहा था पार्टीशन के दौरान। लाखों जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती अपने घरों से जाना पड़ रहा था। एंड टर्न असेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड्स, अपने घरों से, अपनी जो होमलैंड थे, मतलब अब पार्टीशन हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन चुके थे। जितने भी मुस्लिम थे जो इंडिया में रह रहे थे उनको पाकिस्तान में जाकर शिफ्ट होना था और जो वहाँ पर इंडियंस हिंदू थे उनको इंडिया में आना था।
तो दे वर रिड्यूस टू बीइंग रेफ्यूजीज इन एलियन लैंड्स। पार्टीशंस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया चेंज, मैनी सिटीज़ चेंज। भारत जो था उसका नक्शा बदल चुका था, बहुत सारे शहर बदल चुके थे, अब एक नया देश उभर के सामने आया था, पाकिस्तान वॉज बॉर्न, इसका जन्म हो चुका था। सो द जॉय, इसीलिए हमारे देश की आज़ादी का जो खुशी थी वो मिक्स हो चुकी थी दुख के साथ। जो हमारे वॉयलेंस का जो पार्टीशंस का जो वॉयलेंस हुआ था उसके दुख के साथ हमारी जो आज़ादी की जो खुशी थी वो खो चुकी थी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।